Hello students, how are you all? So as you all know that we were doing the chapter staffing and staffing में आपने basically staffing क्या होता है वो जान लिया था and staffing के जो पूरा staffing का process है वो कैसे कैसे होता है वो आपने basic brief introduction इसका देख लिया था। तो अभी हम recruitment कर रहे थे and recruitment थोड़ा सा लंबा process है। रीज़न ये है कि रिक्रूटमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, फिर आपको वो सोर्सेज डिटेल में पढ़ने हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है ये आपको पता चल गया। रिक्रूटमेंट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, लोगों से कह रही है कि आप हमारे ये जो जॉब अवेलेबल है उसके लिए अप्लाई करिए, उसके लिए फॉर्म्स फिल करिए, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। एंड जब लोग फॉर्म फिल करके वो फॉर्म्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है एंड उसके बाद हम सेकेंड स्टेप सिलेक्शन में पढ़ते हैं। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जनरली हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ना डेली लाइफ, बट दे आर नॉट द सेम। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या था, डेफिनेशन आपको पता है उसकी। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट करा जाए तो वो इंटरनल है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर उसके दो बेस सोर्सेज है बेसिकली। एंड उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स वो है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं उनको फिल करने में जो उसे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो स्टाफ वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करे, तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है। एक्सटर्नल सोर्स के भी कई सारे थे, लास्ट वीडियो में हमने 6 जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे उनको कर लिया था, अभी 3 और बचे। तो लास्ट में हमने जो करा था लास्ट वीडियो में वो आपके थे, हमने देखा था रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज हमने देखे थे एंड ये आपके थोड़े से ज्यादा है, ठीक है, इनका नंबर थोड़ा ज्यादा है। पहला इसमें था आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यही कहती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बोर्ड लगा दिया, हमें इतने लोगों की जरूरत है, लोग आके वो पढ़ेंगे एंड फिर और जिस भी टाइम पे जिस भी डेट पे उनको आना होगा लोग जो होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर असेंबल हो जाएंगे और फिर उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये क्या था, ये जनरली जो नॉर्मल मीनियर वर्क होता है, लेबर टाइप की जॉब्स जो होती हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जरूरत है लोगों की, तो इन सब जगहों पर यूज करा जाता है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये बहुत ही फॉर्मल तरीका नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, कॉलर्स मतलब कॉल करना, कैजुअली कॉल कर देना। इसका क्या मतलब है, होता ये कि जैसे लोगों को जरूरत होती है जॉब्स की तो वो अपना रेज्यूमे जाके सबमिट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें पता है वैकेंसी अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है अगर आपको चाहिए ये जॉब तो अपना रेज्यूमे सबमिट कर दो, फिर हम उसको गो थ्रू करके और आपको अगर आप उसके एलिजिबल होगे तो आपको उस जॉब को दे दिया जाएगा। तो होता क्या है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के पास तो कई सारे लोगों के रिज्यूमे आ जाते हैं, कई सारे लोग रिक्रूट कर देते हैं, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी जॉब्स तो अवेलेबल है नहीं, तो वो क्या करती है उनकी लिस्ट बनाकर रखी रहती है। एंड बाद में कभी अगर उसको लगता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ एक जॉब अचानक से आ गई, भाई जरूरत पड़ गई किसी की एंड अब हमें वहां पे स्टाफ की जरूरत है, तो उनके पास वो लिस्ट प्रिपेयर रहती है और उसमें से वो उनके रेज्यूमे को फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल है, उसको वो कॉल करके, कैजुअल कॉलर क्या है, उसको वो इन्फॉर्म करते हैं मेल से, कॉल से, किसी भी तरीके से जो वो चाहे उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप आ जाओ एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब वेकेंट है एंड इसके लिए आप एलिजिबल हो, और फिर आगे का प्रोसेस जो है सिलेक्शन का एंड आगे का प्रोसेस वो कंटिन्यू कर देते हैं। तो कैजुअल कॉलर्स कैसा रिक्रूटमेंट है, पहले से उनके पास लिस्ट प्रिपेयर्ड रहती है बिकॉज लोगों ने रेज्यूमे सबमिट करे होते हैं एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उनको जिस भी स्पेसिफिक डेट पे जरूरत होती है कॉल कर सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड तरीका था। अब देखो आप एक चीज ये देखना कि जितने भी वेज हैं इन सब में लोग जो आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहाँ से आएंगे, वो बाहर से ही आएंगे। इसमें जो अंदर के ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, एम्प्लॉइज विच आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, अब आपने देखा होगा कई बार मैगजीन्स में जॉब्स निकली रहती है, न्यूज़पेपर में तो अक्सर न्यूज़पेपर में तो एक पेज उसके लिए पूरा बना दिया जाता है, आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट एकदम छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर और उसमें सारी जॉब्स एंड वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी मेंशन होती है। बहुत डिटेल में मेंशन नहीं होता है बट एक बेसिकली इतना मेंशन होता है, ये पर्सन जान सकता है कि क्या वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है।
अपनी एलिजिबिलिटी वो जान सकता है, एंड अगर वो चाहे देन वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर दे। वेरियस टाइप की डिटेल्स उसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये क्या है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, मैगजीन में आपने अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ट्रेड जर्नल्स होते हैं, ट्रेड जर्नल क्या होता है, बिजनेस मैगजीन टाइप की होती है, ठीक है, ट्रेड जर्नल। तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने निकाल दिया अपना कि भाई वैकेंसी अवेलेबल है, रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट के बाद फोर्थ आपका आ रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो पॉइंट है, ये थोड़े से नाम इनके बस टर्म थोड़े से बड़े कर दिए गए हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है ये क्या चीज है, तो इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ आपका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होता है, देखो एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है, देखो एम्प्लॉयमेंट में कौन होता है, एम्प्लॉयमेंट आपने पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तीन टाइप की, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब देता है, एंड जो एम्प्लॉय करता है जिसका काम होता है, एंड एम्प्लॉय वो होता है जो उस एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है, ठीक है। आप ऑफिस में देखो, बॉस जो है वो एम्प्लॉयर हो गया, अगर वो ओनर है, अगर हेड है तो एम्प्लॉयर हो गया, एंड उसके बाद जो नीचे उनके अंदर स्टाफ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहां पर क्या होता है कि जिनको जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की जरूरत है, जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पब्लिक है, उन्हें जॉब सीकर कहते हैं। एंड जिनके पास जॉब्स अवेलेबल है, मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे कंट्री में, एंड अगर आप जनरली देखो तो वो सारे डिपार्टमेंट्स जॉब गिवर्स हैं, बिकॉज उन्हें लोगों की जरूरत है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम है जिसके लिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो जिनको जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो जॉब्स देंगे, एंड जिन्हें जॉब की जरूरत है वो जॉब सीकर हो गए, उन्हें जॉब चाहिए, तो इसी का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जितने भी ये जॉब सीकर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपना रेज्यूमे वगैरह दे आते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है वो उन जॉब गिवर्स के कांटेक्ट में होती है, मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस के कांटेक्ट में होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करके कह सकती है कि भाई हमारे पास ये जॉब्स अवेलेबल है, एंड फॉर एग्जांपल 4000 3000 वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास पहले से अवेलेबल, तो आप वो हमें रेफर कर दो, ठीक है। बिकॉज उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें जहां से मिलेंगे वो सोर्स उन पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसके नेक्स्ट जो है वो प्राइवेट होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फिफ्थ जो आपकी आती है वो बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये होता है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज। एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब ये भी इतना लंबा सा नाम आ गया, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसी, प्लेस करना किसी को जॉब पे, वो एजेंसीज होती है। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस सेम काम प्लेसमेंट एजेंसी करती है, फर्क बस इतना है कि प्लेसमेंट एजेंसी इसके लिए थोड़ा फीस वगैरह चार्ज करती है क्योंकि प्राइवेट है। पहला तो डिफरेंस ये कि ये प्राइवेट होती है, सेकेंडली फीस वगैरह चार्ज करती है लोगों से, एंड ये थोड़ा बेटर तरीका है। बिकॉज देखो आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप अपना नॉर्मल एग्जाम्पल लो स्कूल का, तो आज के टाइम पे पीपल आर प्रेफरिंग कि उनके जो चिल्ड्रन है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े रादर देन इन अ गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उतनी अच्छी अभी कंडीशंस नहीं है कंसिडरिंग इंडिया। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज, इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इसमें ये प्राइवेटली काम होता है, अच्छे तरीके से काम होता है, एंड इसमें क्या है, फीस अगर वो चार्ज करते हैं तो वो उस हिसाब का काम भी करते हैं। कई बार तो ये होता है कि प्लेसमेंट एजेंसी खुद ही इंटरव्यू भी कंडक्ट कर देती है, ठीक है। वो क्या, उसके पास थोड़ा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, कई बार उनके पास इतने पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं कि हो सकता है द पर्सन जिसका रिकॉर्ड वो दिखा रहे हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो पर्सन उस एज लिमिट को कब का क्रॉस कर चुका होता है। पर प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेटली काम करती है, थोड़ा उनका वर्क इफेक्टिवली वो काम करती है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में कंसल्ट करना। मैनेजमेंट बेसिकली टेक्निकल या मैनेजरियल टाइप का जो काम है। टेक्निकल क्या भाई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, मैनेजमेंट का काम मैनेजर्स से रिलेटेड। तो बेसिकली इस टाइप के लोगों का डेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास होता है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर सकते हैं, जॉब सीकर या जॉब गिवर को कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सोर्स है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया जो कि गवर्नमेंट है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट होते हैं, एंड सेम फंक्शन इनका होता है बिकॉज दे आर ऑल प्रोवाइडिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। अब प्लेसमेंट एजेंसीज के बाद 6 आपका आता है जो कि आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, ठीक है। जनरली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहां पर होता है। इंस्टीट्यूट्स का क्या मतलब है, यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। और कैंपस रिक्रूटमेंट आप सबको पता होगा, पैकेजेस दिए जाते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस कौन सा कैंपस, भाई वही ऑर्गेनाइजेशन, वही जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका कैंपस। कैंपस में ही रिक्रूटमेंट हो जाना। तो होता क्या है ना बेसिकली कि जैसे कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में। IIM हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। IITs हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप देखो और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो ये सब क्या है, इनका कॉन्टैक्ट होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब जैसे IIM है, IIT है, और बड़े कॉलेजेस हो गए, तो दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बिग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब गूगल, Amazon, विप्रो, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से भी इनका कनेक्शन होता है। तो होता क्या है कि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनको रहता है कि हाँ, जब हमारे पढ़ाई खत्म होगी, जब हमारी डिग्री हमें मिल जाएगी, जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, देन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कैंपस को विजिट करेंगी एंड दे विल सी कि कौन उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सूटेबल है, और वो कैंडिडेट्स को ले जाएगी। वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनके मार्क्स वगैरह देखते हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के जज करते हैं, और फिर एंड में बहुत बच्चों को अच्छा अच्छा पैकेज मिल जाता है एंड दे डायरेक्टली गेट देयर जॉब इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तो आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो क्या कर रही है, उसके पास जॉब अवेलेबल है, उसे लोगों की जरूरत है, वो डायरेक्टली कैंपस से, जो कि कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनके कनेक्शन में है, उन्हें पता है यहाँ तो हर साल बच्चे ग्रेजुएट होंगे, हर साल बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उन्हें उनके पास बहुत अच्छा सोर्स अवेलेबल है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स की जरूरत है, उसे पता है IIM चले जाओ, IIM में हर साल मैनेजर्स निकल रहे हैं एंड दे आर ऑल एफिशिएंट, दे आर ऑल इफेक्टिव, ठीक है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है बिकॉज दे आर स्टडिंग इन द IIM, ठीक है। तो ये क्या है, IIM से वो कनेक्टेड है, उन्हें पता है बच्चे ग्रेजुएट करेंगे, वो पहुंच जाते हैं लास्ट ईयर, जो भी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी ईयर है, जिस भी टाइप का, उस टाइप का जो भी लास्ट ईयर होता है उसमें वो आ जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह कर देते हैं, और फिर एंड में जब वो बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है विद गुड पैकेजेस, ठीक है। ये चीज कैंपस रिक्रूटमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से उसे कहाँ से मिल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉम दीज कॉलेजेस, ठीक है। फ्रेश टैलेंट, एंड आपको पता होना चाहिए कि आज के बिजनेस वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर प्रेफरिंग फ्रेश टैलेंट, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि वर्क एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं कि जॉब करने के लिए दे आर आस्किंग फॉर वर्क एक्सपीरियंस, जब तक जॉब नहीं मिलेगी तो वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये चीज तो है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में। बट फ्रेश टैलेंट भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करते हैं, इसलिए बिकॉज फिर वो उस फ्रेश टैलेंट को, उस फ्रेश ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्ले होती है ना, क्ले को मोल्ड करके आप बना दो, तो वो फ्रेश टैलेंट उनके लिए कैसा होता है, बिकॉज अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आ रहा है, कोई जिसके पास बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज हिज बिहेवियर, टू चेंज हिज वे ऑफ वर्किंग, टू मोल्ड हिम अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा वो नहीं कर सकते बिकॉज वो एक्सपीरियंस पर्सन है, कहते हैं ना। लेकिन अगर कोई फ्रेश टैलेंट है तो वो उसको जैसा बनाएंगे वो वैसा बन जाएगा। तो ये भी आज के टाइम पे प्रेफर हो रहा है, ठीक है। अब कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद हमारा जो 7th आता है, कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद 7th आता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्या है ये, रिकमेंडेशंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब देखिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एम्प्लॉइज जो वर्ड आया है, तो आप बोलोगे कि ये तो भी एम्प्लॉइज तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो ये तो इंटरनल हो गया। इंटरनल नहीं है। यहाँ क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टाफ है अवेलेबल। अब जो स्टाफ है उसने रिकमेंड कर दिया मेन हेड को, या जो भी उनके ऊपर है,
उनको उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई हमारे फैमिली में कोई रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा कोई नोन पर्सन है जो कि इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, रिकमेंड कर दिया अपने किसी नोन पर्सन को। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्चुअली वो ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिल रहा है, तो उसको रिकमेंड उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक पर्सन ही करेगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा। उसने रिकमेंड करा अपने सर को एंड बोला कि भाई मेरा एक ये है, नॉन पर्सन है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एंड वो जो है इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए सूटेबल लग रहा है मेरे हिसाब से, तो आप एक बार उसको प्रोसेस आगे का कर लो। तो देखो रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे आपको याद करनी है। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन यही कहती है कि स्टिमुलेट करना पर्सन्स को कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर दे। अब अगर एक पर्सन, हमारा जो एम्प्लॉय है, वो रिकमेंड कर रहा है कि ये पर्सन एलिजिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिक्रूटमेंट तो यहीं तक होगा ना, बिकॉज रिक्रूटमेंट यही कहता है कि एक पर्सन को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर दे। अगर वो रिकमेंड कर रहा है देन दैट पर्सन, जो भी उनका नोन पर्सन होगा, वो आके जॉब में अप्लाई कर देगा। अब इसके बाद जो तुरंत स्टेप होगा, वो स्टेप क्या होगा? वो स्टेप होगा उसका इंटरव्यू वगैरह करने का, उसके टेस्ट वगैरह लेने का, एंड ये आपका सिलेक्शन के अंदर चला जाता है। ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है नहीं। तो ये जो रिकमेंडेशन मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे जो रिकमेंडेशन मिल रही है, जो रिकमेंडेड पीपल है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है, तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही फॉर्म है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोई है, रिकमेंड कर रहा है नॉन पर्सन को, तो ये आपका क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या है, ये बेनिफिशियल भी होता है। बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, ठीक है, उसे पता ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम हो रहा है, तो वो एक प्रिलिमिनरी टाइप की इंफॉर्मेशन अपने उस नॉन पर्सन को दे सकता है। अगर आप उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, वो बता सकता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे काम होता है, इस तरह के यहाँ पे पीपल है, तो उस पर्सन को, जिसको भी अप्लाई करना है जॉब के लिए, वो एक तरह से फेमिलियर हो जाता है। एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखो तो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को जानता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या, जो भी हेड है, जो भी मेन है, वो उस एम्प्लॉय को जानता है। ठीक है, वो जानता है कि वो एम्प्लॉय कैसे काम करता है, एंड अगर वो रेकमेंड कर रहा है किसी पर्सन को, देन दैट पर्सन विल बी सूटेबल। तो एक तरीके से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पे आपका कीवर्ड आता है, एंड ये कीवर्ड है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर देती है उस पर्सन की जिसको रेकमेंड किया जा रहा है, जिसको रेकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा बेनिफिशियल भी होता है। तो ये भी एक सोर्स है किसका? डायरेक्ट है, ये आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। अब इसके बाद आपका आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये 8th है आपका, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये क्या होता है? लेबर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के, देखो कॉन्ट्रैक्टर टर्म आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नॉर्मल भाषा में देखो, कि लीगल लैंग्वेज में आप देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ होगा, कोई फॉर्म टाइप का, कोई डॉक्यूमेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? लेबर क्या है? लेबर क्या है? लेबर ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर काम करता है, एंड दूसरा आपका क्या है? ऑफिस वर्कर्स होते हैं। बट बेसिकली वो सब क्या है? वो सब ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा है जिनको वेजेस पे करे जाते हैं, जो प्रॉपर लेबर होते हैं। ठीक है, जो फिजिकल वर्क कर रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल वर्क करता है, वो लेबर होता है। ठीक है, तो ये जो और जो मेंटल वर्क करते हैं, दे आर सैलराइड एम्प्लॉयज, उनको सैलरी पे करी जाती है। लेबर को वेजेस पे करते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही इंसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय वगैरह ही होता है, एंड वो क्या करता है, वो अपने उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बाहर के लेबर से, बाहर के ह्यूमन रिसोर्सेज से कनेक्ट रहता है। उसको पता होता है कि भाई वो जानता है कुछ लेबर्स को, ठीक है, उसके पास पूरी टीम होती है, उसको पता होता है। जैसे क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन एक थोड़ा आउटर एरिया में, जो सिटी के आउटस्कर्ट होता है, आउटस्कर्ट क्या, आउटर एरिया आपने सुना होगा, शहरों के आउटर एरिया होते हैं जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड होते हैं, थोड़े से अर्बन और रूरल का मिक्स होते हैं। ठीक है, सब अर्बन एरियाज जिनको बोलते हैं। तो उस टाइप जगह पे एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई है, एंड वहां पर क्यों सेटअप हुई? उनको फैक्ट्री वगैरह का काम करना है। तो अब अगर फैक्ट्री में, तो देखो लेबर की जरूरत
पड़ेगी तो वो क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाएंगे। उनको तो कई सारे लोग चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, फॉर एग्जाम्पल उस जगह के पास में विलेज भी है, ठीक है। आउटर एरिया में क्या होता है, विलेज होता है और बीच में आउटर एरिया पड़ता है, शहर आपका आ जाता है, अर्बन एरिया आ जाता है। तो वो उस विलेज में कई सारे लोगों को जानता होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकती है कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें लेबर की जरूरत है। एंड आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो जिनको आप जानते हो, आप उनसे बोलो कि वो आके हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दें। फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत है। तो वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो भाई उनसे करके अपने जान पहचान वालों से कर लेगा और उनको बुला लेगा। जैसे आपके घर में कई बार आपको पता होता है कि जब आपके घर में रेनोवेशन वगैरह का काम होता है, कुछ काम हो रहा होता है, तो उसमें लेबर आते हैं आपके घर में, तो एक एक पर्सन को क्या आपकी फैमिली मेंबर ढूंढने जाते हैं कि हाँ भाई एक तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। ऐसे नहीं होता है, एक पर्सन होता है जो मेन हेड होता है, उससे बात करी जाती है एंड वो अपने साथ सबको लेकर आता है, बाकी टीम मेंबर्स को वो लेकर आता है। तो इसी तरीके से लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, वो भी लेबर्स को जानता है, फिर वो उन लेबर्स को लाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास। जनरली ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई पर्सन होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही उस जॉब को छोड़ के चला जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, तो क्या होगा, जो उस जिन लोगों को उसने एम्प्लॉय करवाया था, जिन लेबर्स को उसने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करवाया था, वो भी उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हैं। तो अचानक से बहुत ही लार्ज नंबर में स्टाफ की कमी हो सकती है, अंडर स्टाफिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये एक डिसएडवांटेज था लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली ये है, एक पर्सन होता है, लेबर्स को जानता है एंड लेबर की अवेलेबिलिटी वो करवा सकता है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपका आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अब एडवर्टाइजमेंट्स टेलीविजन पे तो सब देखते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, आप टेलीविजन पे, टीवी पर देखिए कई कई जॉब्स की जो जो भी वेरियस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है, कई की वैकेंसीज हैं, तो वो टीवी पर आपके ऐड आ जाता है, ठीक है। कई सारे जॉब्स के लिए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो LIC है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, उसमें जॉब का ऐड आता है, ठीक है। उसमें दिखाते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें रहता है कि स्ट्रेसिंग आवर्स आप छोड़ो, आप ऑफिस में जा रहे हो, 9 to 5 जॉब हो रही है, बहुत सारा स्ट्रेस है, फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेजर टाइम नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो डू दिस LIC जॉब। LIC क्या, एजेंट बन जाओ एंड यू विल हैव मच लेजर टाइम, ठीक है, फ्री टाइम, लेजर टाइम बहुत होगा। तो ये करके उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक तरीके से लोगों को ये स्टिमुलेट करा है कि भाई आप ये जो स्ट्रेस वाली जॉब कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो, आप वो छोड़ो और आप LIC में आप एजेंट बनकर आओ एंड यहाँ की जॉब करो, हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है एंड दिस विल बी मोर गुड फॉर यू, दिस विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। ऐसा करके वो क्या करे, वो स्टिमुलेट करे। अब वो लोग जो जो पीपल है वो ऐड देखेंगे एंड दे विल थिंक कि हाँ ये बेटर है, एंड वो अपनी जॉब को छोड़ के, या फिर अगर कोई किसी के पास जॉब होगी नहीं, वो क्या करेगा, वो जाके उसमें अप्लाई कर देगा। यही तो रिक्रूटमेंट है, स्टिमुलेट करना लोगों की कि वो आके अप्लाई करें, ऐसी कुछ चीज दिखाना, ऐसा कोई तरीका करना कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। उसके बाद 10th आपका है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन के बाद वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होती है, अभी वेब क्या है, पहली बात तो ये वेब वो स्पाइडर वाला वेब नहीं है जो स्पाइडर बनाता है, वो वेब नहीं। ये वेब का मतलब आपका इंटरनेट से, इंटरनेट में पब्लिशिंग, पब्लिश करना, ठीक है, कोई चीज को नेट पे डालना, नेट पे अपलोड करना, पब्लिश करना। तो वेब पब्लिशिंग यही कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत होती है लोगों की, जिसके पास वैकेंसीज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, तो चाह रहे हैं कि लोग रिक्रूट करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनेट पे देखो आजकल इंटरनेट पे हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट बनी होती है। वो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर उस जॉब की डिटेल्स, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो भी वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर देती है। उस ऑर्गेनाइजेशन की भी डिटेल्स, उस कंपनी की डिटेल्स भी उस साइट पे रहती हैं। लोग क्या करते हैं, वो साइट्स में विजिट करते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ दे आर एलिजिबल, देन दे विल अप्लाई फॉर दैट जॉब, ठीक है, फॉर्म फिल कर देते हैं। अब आप देखो कि गवर्नमेंट जॉब्स आज कल है, गवर्नमेंट जॉब्स में देखो कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी तरह के एग्जाम्स हो उन सब की ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है एंड उस साइट पे सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है एग्जाम होने से पहले नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मतलब तरीके हैं कि आप स्टिमुलेट कर रहे हैं लोगों को कि वो
उस जॉब के लिए अप्लाई कर दे। ठीक है, तो वेब पब्लिशिंग कुछ नहीं, इंटरनेट पे आपने वही एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। एक तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन पे दिखा रहे हो, जो आप न्यूज़पेपर में प्रिंट कर रहे हो, वो आपने इंटरनेट पे भी अपलोड कर दिया। तो ये आपका वेब पब्लिशिंग का तरीका है। तो ये डिफरेंट वेज थे जिससे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट। अब देखो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ये अलग से इसलिए दिया गया बिकॉज ये बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका रिटर्न बता रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में, ट्रेड जर्नल में, मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है, डाला जा रहा है, ये उस एडवर्टाइजमेंट की बात है। एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन क्या है? टेलीविजन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है? उसको आप देख भी सकते हो और उसको आप सुन भी सकते हो। ठीक है, दोनों चीज उसमें, तो इसलिए टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट को अलग बताया गया है। मिक्स करके भी आप लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अच्छा, ये डिफरेंट टर्म्स है, ये और नहीं होगा, ये एंड होगा यहाँ पे। अलग अलग एजेंसीज हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, रिकमेंडेशंस अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। ये डिफरेंट सोर्सेज थे ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज क्या है। इंटरनल सोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्सटर्नल सोर्स के भी सारे सोर्सेज खत्म हो चुके हैं जो डिफरेंट वेज अवेलेबल थे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब बस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बचे एंड उसके बाद हम सिलेक्शन पर आएंगे। सिलेक्शन, ट्रेनिंग और ये सारे थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग देम टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट था एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस जब आप सिलेक्शन अभी और पढ़ोगे तो बेसिकली आप उसको एक प्रॉपर एक जो एग्जाम होता है ना किसी भी जॉब के लिए, आप उसके लिए उससे एक्सप्लेन करके आपको वो सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो इन सारे स्टेप्स का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा बिकॉज एग्जाम में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, यू हैव स्टडीड रिक्रूटमेंट, यू हैव स्टडीड सिलेक्शन, यू विल बी स्टडीइंग ट्रेनिंग एंड बाकी चीजें। अब एग्जाम में अगर वो पूछ देंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, देन यू शुड बी एबल टू राइट इट इवन तो अगर वो आपको प्रॉपर तरीके से ना पढ़ाया जाए, बट यू नो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, यू नो व्हाट इज सिलेक्शन, सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट देम। तो इस तरह की नॉलेज आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है एंड उसके बाद हम सिलेक्शन में बढ़ेंगे। टिल देन यू ऑल स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।